नमस्कार क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपना सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम के लिए। आपका जो यहाँ पर बच्चों फाइनल एग्ज़ाम होगा 2025 में, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों यहाँ पर लगभग हम आप लोगों को 10 से 12 यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, जिनको अगर आप लोगों ने सभी के सभी यहाँ पर अगर आपने सैम्पल पेपर देख लिए तो यकीन मानो आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं। साथ साथ में बच्चों यहाँ पर मैंने जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर मैंने रखे हैं। साथ साथ में बच्चों मैंने वो भी क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए सैम्पल पेपर हैं। तो आप बच्चों इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, बस आपको टेंशन फ्री रहना है। बच्चों सिर्फ मैं आपको 10 से 12 ही सैम्पल पेपर की तैयारी करवाऊँगा। उसमें बच्चों मैं 100% की गारंटी लूँगा कि आपके 80 में से यहाँ पर 75 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसा आपका सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों मैंने पेपर को बनाया है। तो आप इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयार कर लेना है। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में बच्चों आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। बच्चों जब भी आपका एसएसटी का पेपर हो तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। और साथ साथ में बच्चों अब जो राइटिंग है वो बच्चों आप राइटिंग मीडियम लेवल की राइटिंग लिखेंगे, ज़्यादा गंदी राइटिंग नहीं लिखेंगे वरना आपके नंबर कट सकते हैं। ये आप दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आपको बच्चों यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको दो बातें ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हु कॉल द राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमिडाइज एज द हार्ट एंड साउल ऑफ अवर कंस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो बच्चों किसने कहा था, वो बच्चों यहाँ पर कहा था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो हमारे संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान का हृदय व आत्मा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, तो यहाँ पर कह रहा है बाजार, जो हमारी बाजार हैं, बाजार की जो गतिविधियाँ हैं, कौन सी गतिविधियों को शामिल किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सी गतिविधि को बाजार में शामिल किया गया है, वो हमारी है रीम्यूनरेशन। कौन सी है, रीम्यूनरेशन जो गतिविधि है उसको यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। इस वाली एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बच्चों शामिल किया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रीड द गिवन टेबल दैट शोज सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीडीएस इन इंडिया, रीड द डाटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर बच्चों आपको पीडीएस की तरफ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं, आपको टेबल के रूप में दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ यहाँ पर उनके आंसर बताने। ये बच्चों जो हमारा सोर्स है ये इकोनॉमिक सर्वे द्वारा किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है विच स्कीम इज़ ओपन टू ऑल। कौन सी यहाँ पर योजना है जो सभी के लिए खुली है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी योजना है जो सभी के लिए ओपन है। तो जो हमारी योजना होती है पीडीएस वो सभी के लिए ओपन यहाँ पर स्कीम होती है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स। यहाँ पर आपको ए में दिया गया ही इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ही सी इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन केवल नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है, वो आपको ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है
ही सी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि वह नाम मात्र का कार्यकारी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन केवल नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर केवल वह ओनली नॉमिनल पावर्स को यहाँ पर उसका प्रयोग करता है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों वो हमारे कौन है, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर जो सीधे चुने जाते हैं वो नॉमिनल पावर का यूज नहीं करते हैं, जो बी होते हैं वो हमेशा नॉमिनल पावर का यूज करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच जर्मन मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड इन बर्लिन इन अप्रैल। तो यहाँ पर कह रहा है किस जर्मन मंत्री ने अप्रैल में बर्लिन में आत्महत्या कर ली थी। तो वहाँ पर वो मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यहाँ पर जर्मन में अप्रैल में यहाँ पर बर्लिन में अप्रैल में सुसाइड कर ली थी। तो वो कौन थे, तो बच्चों वो हमारे थे यहाँ पर जोसेफ गोबेल्स। कौन थे, जोसेफ गोबेल्स थे। उन्होंने यहाँ पर बर्लिन में अप्रैल में सुसाइड कर ली थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्गिंग दैट देयर इज अ लीजर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बच्चों इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब है, इनमें से कौन सा तर्क यह तर्क देने के लिए वैध कारण नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है। ये आपको बताना कौन सा ऐसा तर्क है जो यहाँ पर ये इशू करता है कि लोकतंत्र देश में अकाल की संभावना कम होती है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये मतलब है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है उससे हमारा करेक्ट होता है कि लोग किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये जो हमारा रीजन है ये इससे यहाँ पर बिल्कुल वैलिड नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है, साथ साथ में बच्चों आपको यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है कह रहा है, इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन राइट टू वोट। तो इसका कहने का मतलब बच्चों है, अंततः 1946 में फ्रांस ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो बच्चों फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो बच्चों यहाँ पर फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में दिया गया था। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो रीजन में कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड वुमेन टू पैसिव सिटीजन। इसके कहने का मतलब ये है 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकता बना दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है या फिर रीजन सही है या किसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा जो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार यानी कि 1946 में दिया गया था, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो यहाँ पर महिलाओं को पैसिव निष्क्रिय नागरिकता 1791 में दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर बच्चों हमारा स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से पढ़ना, मैं आपको इसको हिंदी में आपको मतलब समझा दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका हिंदी का मतलब है कि रामलाल एक ग्रामीण है जो कच्चे घर में रहता है। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था जिससे वह गरीबी की हालात में पहुंच गया था। इसके बाद गांव में एक नई योजना शुरू की गई और रामलाल को 100 दिन का सुनिश्चित काम मिल गया। उपयुक्त मामले के आधार पर गांव में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। यहाँ पर एक रामलाल नामक किसान था जो काफ़ी गरीब था बच्चों, उसको गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। अचानक किसी के कारणवश यहाँ पर उससे 100 दिन का काम मिल गया। तो यहाँ पर उसकी 100 दिन का काम मिल गया। तो बताओ गांव में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि गांव में
कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। तो बच्चों गांव में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हमारे ख्याल से गांव में स्कीम लॉन्च की गई होगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत यहाँ पर आप उससे रामलाल किसान को, जो किसान था, जो गांव का किसान था, उसको यहाँ पर 100 दिन का बच्चों एक यहाँ पर निश्चित यहाँ पर काम मिल गया होगा, तभी यहाँ पर उसको यहाँ पर ही काम मिल पाया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली नोन एज द। तो यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के सामूहिक सामूहिक रूप से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके जो मिनिस्टर होते हैं उनके यहाँ पर समूह को, जो उनका ग्रुप होता है, उसको हम लोग किस नेम से बच्चों जानते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों उनको हम लोग जानते हैं कैबिनेट के नाम से, क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं उनकी एक अलग कैबिनेट है। हर एक कैबिनेट के जितने कैबिनेट होते हैं, सभी कैबिनेट जितने अलग अलग कैबिनेट होते हैं, उनके सभी के सभी अलग यहाँ पर मिनिस्टर बनाए जाते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर कैबिनेट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस। बच्चों आपको फ्रांस का मैप दिया गया है। ए इज मार्क एज द प्लेस दैट वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म ऑन 14 जुलाई 1789 फॉलोइंग द किंग्स कमांड, आइडेंटिफाई इट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र पर ए को आपको ऐसे स्थान पर चिन्हित किया गया है जो 14 जुलाई 1789 को राजा के आदेश के बाद खतरे की स्थिति में था, इसे आपको पहचानना है। तो ये आपको जहाँ पर ए लिखा है वो आपको पहचानना है कौन सा स्थान वो था। तो बच्चों वो हमारा स्थान कौन सा था? बच्चों वो हमारा स्थान था बेस्टली। कौन सा था बच्चों? वो हमारा बच्चों यहाँ पर स्थान था बेस्टली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको ए वाला ऑप्शन दिख रहा होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बेस्टली, ये आपका बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये बच्चों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों का इसका हिंदी में मतलब समझा दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का जो हिंदी में मतलब है, कह रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की एक विशेष प्रणाली के बारे में सोचा था। जैसा कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लाइन है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब हो जाएगा, इस लाइन का पूरा मतलब है कि जो हमारे संविधान, जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था, उन लोगों ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की एक विशेष प्रणाली के बारे में सोचा था। तो यहाँ पर सोचा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू दिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कह रहा है दे वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटिविटीज। इसका कहने का मतलब है वे चिंतित थे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की खुली निर्वाचन प्रणाली में कुछ कमज़ोर वर्गों को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में निर्वाचित होने का अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये उनको यहाँ पर डाउट था। इसके बाद बी में कहना चाह रहा है कि द रिजर्वेशन वाज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंसी। इसका मतलब बच्चों है आरक्षण निर्वाचन के क्षेत्र के आर्थिक विकास पर आधारित था। जो यहाँ पर बच्चों आपका रिजर्वेशन था वो बच्चों यहाँ पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंसी पर यहाँ पर डिपेंड था। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये था। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो आपकी जो ए है, यहाँ पर
ए वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो बी वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर कह रहा है जो आपका रिजर्वेशन है वो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन विच कंट्री वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू इज नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पर कह रहा है किसी देश में एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य लागू नहीं है। तो वो कौन सा देश है वो आपको बताना है बच्चों। तो वो बच्चों हमारा देश है फिजी। फिजी में ऐसा अप्लाइड नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ना सिक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, फिर कौन सी घटना घटित हुई है। तो यहाँ पर आपको इसको सिक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर आपसे पहला कह रहा है सोवियत ट्रूप्स लिबरेट और सोवियत ट्रूप ऑस्टिज। तो इसका मैं कहने का मतलब है सोवियत सैनिकों ने ऑस्टिज को आज़ाद कराया। तो इसके पहले का मतलब हो जाएगा सोवियत जो हमारे सैनिक थे उन्होंने ऑस्टिज को आज़ाद कराया। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट ज्वाइंस द सेकेंड वर्ल्ड वार। यहाँ पर कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसका मतलब ये था। इसके बाद क्या द मास मर्डर ऑफ जूज बेगिंस। इसके मतलब है यहूदियों का समूह नरसंहार शुरू होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। तो इसको बच्चों आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, फिर कौन सी घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों। सबसे पहले जो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार सबसे पहले हमारी ये घटना घटित हुई थी। सबसे पहले हम लोग 4 नंबर को लिखेंगे। इसके बाद द मास ऑफ मर्डर ऑफ द ज्यूज बिगिंस, यहूदियों का जो समूह है वो नरसंहार था। इसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशन ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर कह रहा है यूनाइटेड नेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वार को ज्वाइन कर लिया था। ये बच्चों हमारी यहाँ पर सेकेंड इंसिडेंट हो जाएगी। इसके फर्स्ट वाली सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्टिज। तो यहाँ पर कह रहा है सोवियत सैनिकों ने ऑस्टिज को आज़ाद करवाया था। तो ये भी हमारा लास्ट में हमारी सबसे सिक्वेंस में लास्ट में पहला वाला रहेगा। तो ये बच्चों आपको ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ये बच्चों आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन 14 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे प्रकार से करना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे लोग यहाँ पर इसकी हिंदी स्वयं पढ़ेंगे। हिंदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपकी हिंदी इसको बताऊँगा, आपको इंग्लिश इसको खुद से पढ़नी है। बच्चों इसकी हिंदी है 1774 में बोरबान राजाओं के परिवार में लुइस 16वें ने फ्रांस की गद्दी संभाली। वह 20 साल का था और उसने ऑस्ट्रियाई राजकुमारी से शादी करी थी। उसने अपने राज्याभिषेक के बाद नए राजा को खाली खजाना मिला। युद्ध के लंबे वर्षों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा वर्साई के विशाल महल में एक भव्य दरबार को बनाए रखने की लागत भी थी। लुई 16वें ने किसे विवाह किया था। तो बच्चों यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया गया इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि लुई 16वें ने किसके साथ यहाँ पर शादी की थी, वही यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन। ये सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चों टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही मेन क्वेश्चन था कि लुई 16वें ने किसके साथ यहाँ पर शादी की थी। तो बच्चों वो किसके साथ शादी की थी, मैरी एंटोनी के साथ शादी की थी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मिस्टर सैम वॉज डिनाइड एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज ही वॉज क्रिश्चियन विच ऑफ हिज फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि श्री सैम को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वे ईसाई थे। उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो बताइए मिस्टर सैम के किस फंडामेंटल राइट का यहाँ पर ये उल्लंघन वायलेटेड किया गया है। बच्चों किसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है फंडामेंटल ऑफ राइट में,
तो बच्चों वो हुआ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उनके यहाँ पर सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार का यहाँ पर वायलेट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है ऑन द पॉलिटिकल मैप ए इज आल्सो मार्क स्मॉलेस्ट स्टेट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक मैप में आपको छोटा सा यहाँ पर स्थान इंडिकेट किया गया, आपको इसका नाम बताना है। तो सभी को नाम पता होगा इस छोटे से स्टेट का नाम क्या है। सभी लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इस स्टेट का नाम पता है और आपको कैपिटल भी यहाँ पर उसकी कमेंट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी है चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि द इवेंट ब्लडी संडे was later on called। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है किस घटना के कौन सी घटना हुई थी उसके बाद खूनी रविवार का नाम दिया गया। किस घटना को मतलब कि किस घटना के बाद घटना को खूनी रविवार की घटना का नाम दिया गया था। तो वो घटना हमारी कौन सी थी? 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 की जो यहाँ पर रेवोल्यूशन थी हमारी, उसकी घटना के बाद हमारी ब्लडी संडे का नाम दिया गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है जब लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई देते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं। मतलब कि लोगों को ऐसा यहाँ पर फीलिंग होता है कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं पर किसी के पास यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं होता है। तो इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग किस नाम से बच्चों जानते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन ऑफ एरिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों भारत का भूभाग का क्षेत्रफल कितना है वो वहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों भारत का भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका बच्चों प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब पूर्वांचल। बच्चों यहाँ पर आपको पूर्वांचल को डिस्क्राइब करना है कि जितने भी आपके पूर्वांचल में स्टेट वगैरह आते हैं वो आपको पूरा यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपको सभी के नाम लिख देने हैं, बस आपका डिस्क्राइब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। मतलब कि आपका जो मानव पूंजी है जो आपकी, उसका स्वास्थ्य पर आपका क्या रोल होता है वो यहाँ पर आपको बच्चों बताना है। इसके बाद बच्चों और में कह रहा है कि डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन एज पर 11th प्लान। यहाँ पर कह रहा है 11 पंचवर्षीय योजना के अनुसार उच्च शिक्षा पर सरकारी नीति का वर्णन करें। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय जो आपकी योजना थी उसका सरकारी मतलब कि उच्च सरकारी जो शिक्षा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको उसकी सारी की सारी पॉलिसी लिखनी है बच्चों यहाँ पर। तो आप यहाँ पर उसकी पॉलिसी लिख देंगे। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है तो आप बच्चों PDF ले सकते हैं। आपको 95 55 75 66 13 पे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओनली आपको बच्चों 10 रुपये में PDF मिल जाएगी, जिस PDF में आपको बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ मिलेगा। साथ साथ में बच्चों आपको उसको आंसर भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। आपको बेहतरीन लेवल की PDF मिलेगी जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन भी लगेगा। आपको पढ़ाई में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे प्रकार से पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच 3 राइट्स शुड एवरी सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री गेट। तो यहाँ पर कह रहा है एक लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक को कौन से 3 अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आपका लोकतांत्रिक देश है उसमें प्रत्येक
सिटीजन को कौन से 3 अधिकार मिलने ही चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ आर फूड इंसिक्योर इंसिक्योर पीपल डिस डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसके कहने का मतलब क्वेश्चन का है, तो यहाँ पर कह रहा है देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या किस प्रकार असमान रूप से अधिक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में कह रहा है कि व्हाट इज द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका बच्चों क्या उद्देश्य रहता है, वो आपको यहाँ पर बच्चों उद्देश्य बताना है कि सार्वजनिक वेतन जो हमारी होती है, सार्वजनिक वेतन जो प्रणाली है उसका बच्चों हमारा क्या पर्पज रहता है, क्या टारगेट रहता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन जर्मनीज पॉलिटिक्स और सोसाइटी। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका यहाँ पर जर्मनी की राजनीति और समाज पर बच्चों क्या इफेक्ट पड़ा था, वो आपको यहाँ पर बच्चों बताना है। इसके बाद बच्चों और में कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट इन लिबरल्स। तो यहाँ पर कह रहा है आपको उदारवादियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लिबरल्स मीन बच्चों क्या होता है, उदारवादी। क्या होता है, उदारवादी पर आपको बच्चों शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कम आउट ऑफ सेक्स अनफेवरेबल रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो आपकी यहाँ पर लिंग प्रतिकूल अनुपात से बाहर आने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मतलब कि सेक्स अनफेवरेबल रेशियो से बाहर आने के लिए हमको किस मापक का प्रयोग करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है कि हेयर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस इन इंडियन इलेक्शन, आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ईच केस, व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द सिचुएशन। तो कहने का मतलब कि भारतीय चुनाव में गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं, पहचाने कि प्रत्येक मामले में क्या समस्या थी और स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मतलब कि जो आपको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी टू डन करेक्ट द सिचुएशन, आपको उससे क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे में ऑप्शन आपको दिए गए 4, आपको मतलब कि क्या करना चाहिए वो यहाँ पर आपको स्थितियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको वो चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको जो बच्चों उचित लगे वो यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों यहाँ पर कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन आर एट वर्क इन द रनिंग ऑफ योर स्कूल, वुड इट बी बेटर इफ वन पर्सन अलोन टूज ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय का जो संचालन में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या यह बेहतर होगा कि आपके विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े सभी निर्णय अकेले व्यक्ति ही ले। ये क्या यहाँ पर होना चाहिए कि जो आपके जो विद्यालय का कोई भी निर्णय है वो केवल एक ही व्यक्ति ले, तो ये क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। देखो बच्चों अगर अगर मानो किसी को हम सारी पावर दे देंगे तो बच्चों को अपनी मनमानी करने लगता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये मैंने बात इसलिए बताई ताकि आप सही इसका आंसर दे पाएँ। इसके बाद जो यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेंशन एनी 5। तो यहाँ पर कह रहा है 1791 के संविधान की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। आपको कोई 5 उसकी यहाँ पर विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद और में कह रहा है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर कह रहा है नेशनल असेंबली द्वारा तैयार 1791 के संविधान की मुख्य विशेषताओं आपका वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 इवैल्यूएट स्प्रेड द मानसून ओवर इंडियन सबस कॉन्टिनेंट फ्रॉम केरला टू जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर कह रहा है केरल से जम्मू कश्मीर तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून का फैलाव का आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है कि कैसे वो फैलता है। इसके बाद और कह रहा है क्वेश्चन नंबर व्हाट वर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाउ डू दे
यहाँ पर कहाँ गया, हाउ डू दे अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी जो विक्षोभ हमारा होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हमारा होता है, वो भारत की जलवायु को कैसे यहाँ पर अफेक्टेड करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज़। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको शहरी क्षेत्र में आपको बेरोज़गारी की समस्या को एक्सप्लेन करना है कि जो शहर में किस प्रकार से बेरोज़गारी फैली हुई, वो आपको यहाँ पर बच्चों एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर और मैं कह रहा है कैन यू सजेस्ट मी सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि आप शिक्षित बेरोजगार की समस्या को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में उपाय सुझा सकते हैं। आप कुछ उपाय दे सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, आपका जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पर बच्चों हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। तो आपको कोई यहाँ पर आपको सुझाव देने के कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसके बाद फैटर्निटी रिटर्न इन द फ्रेमेबल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु शब्दों की आपको व्याख्या करनी है। जो आपको ये शब्द दिए गए बच्चों, जस्टिस व इतने शब्द जो दिए गए हैं, ये जो बच्चों वर्ड हैं, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर ये यूज किए गए। तो आपको यहाँ पर इसकी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है इन वर्ड को। इसके बच्चों और में कह रहा है हु लेड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड स्टेट प्रैक्टिस फॉलोड इन सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो कहने का मतलब बच्चों है रंग भेद खिलाफ का संघर्ष नेतृत्व किसने किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था राजनीतिक काल प्रणाली को समझाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता था, उसके बारे में बच्चों यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको सेक्शन ई दिया गया है। बच्चों सेक्शन ई आपको खुद से करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको जो भी समझ में ना आए आपको PDF बाई कर लेनी है। आपको 95 55 75 66 13 पे आपको बच्चों यहाँ पर SMS करना है। आपको ओनली 10 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। बच्चों यहाँ पर आपको सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सीधे मैप पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन F आ जाता है। तो बच्चों सेक्शन F में आप लोगों को मैप से क्वेश्चन दिए गए हैं। मैप के बच्चों आपको क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आने हैं। कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपका मैप में गलत नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके बच्चों नंबर कम हो सकते हैं। इस बात की तो मैं गारंटी ले ही सकता हूँ। अगर आपने मैप में कोई क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो नंबर रेशियो वो आपका कम हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और नंबर मार्किंग बूस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो किसी भी बच्चे को क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, सभी को बच्चों ये सही करके आने हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको सेक्शन F दिया गया है। तो पहला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर द एलाइड पावर कंट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड पावर कंट्री किसके पास थी। तो बच्चों वो थी हमारी USA के पास। किसके पास थी, USA के पास। द सेंट्रल पावर कंट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर कह रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर किस कंट्री के पास थी। तो बच्चों वो थी हमारी टर्की के पास। किसके पास थी, टर्की के पास थी। तो आप बच्चों USA और टर्की आपको यहाँ पर मैप में मेंशन करने हैं। साथ साथ में बच्चों आपको जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको ये 4 आपको यहाँ पर दी गई, इनको भी बच्चों आपको यहाँ पर मैप में मेंशन करना है। बच्चों हम लोग मैप में चलते हैं। आपको मैं नीचे मैप दे रखा है, यहाँ पर आपको मैप काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर बच्चों मैंने A लिख रखा है ये हमारा USA है, और जहाँ पर बच्चों मैंने B लिख रखा है यहाँ पर B लगाकर ये बच्चों आपका टर्की है। क्या है, ये हमारा बच्चों टर्की है। ये बच्चों हमारा क्या है, टर्की है। आपको ध्यान रखना है ये बच्चों हमारा क्या है, टर्की है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको भूलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, इसके बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर इन कंट्रियों को बच्चों यहाँ पर जितने भी आपको छोटा नागपुर पठार जो प्लेट्यू है, कोडांग है, इसके बाद आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वर्ल्ड सेंचुरीज है, तो आपको इसको भी बच्चों यहाँ पर मैप पर आपको इंडियन मैप पर आपको इसको यहाँ पर इसको शो करना है। तो बच्चों जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हमारा एक ही जगह है। और बच्चों जहाँ पर बी लिखा है वहाँ पर बच्चों हमारा कोडांग कोस्टल प्लेन्स है। वहाँ पर हमारा क्या है, कोडांग कोस्टल प्लेन, जहाँ पर बी लिखा है। और जहाँ पर बच्चों सी लिखा है वहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और जहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारा डी लिखा है वो बच्चों हमारा वर्ल्ड सेंचुरीज है। क्या है, वर्ल्ड सेंचुरीज है। तो आपको इस तरीके से मैप में भरना है, आपका एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, जिसको आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।